आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यह प्रश्न आधारित है रचना और उनके रचनाकारों से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? सतसई, रामलला नहछू, पृथ्वीराज रासो, अल्लाह उदल। यहाँ पे सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है और यह वीर रस पर आधारित है। क्या? वीर रस पे। तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ क्या है? पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता कौन है? कवि चंद बरदाई। अब हम कुछ और जो रासो ग्रंथ हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो इधर जो है वो रासो ग्रंथ का नाम दिया हुआ है और वह किसकी कृति है या वह उसकी रचनाकार कौन है वो इस साइड में दिया हुआ है। ठीक है, तो एक तरफ रचनाकार और दूसरे तरफ रासो ग्रंथ का नाम दिया हुआ है। ठीक, तो दलपति विजय इनकी रचना है खुमाण रासो। नरपति नाल इनका रासो ग्रंथ है विशल देव रासो। जगनीक का है परमाल रासो। नल सिंह का है विजयपाल रासो। षाडंगधर इनका है हमीर रासो। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, इधर रचनाकारों का नाम और उनके द्वारा रचित जो रासो ग्रंथ हैं उनके नाम। ठीक है, तो ये लिस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? जैसा कि पहले ही स्लाइड में मैंने क्लियर किया कि पृथ्वीराज रासो कवि चंद बरदाई की रचना है। ठीक है, और जिसकी जो अगर बात किया जाए पृथ्वीराज रासो की, तो वीर रस का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य, वीर रस का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, जो कि पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र को दर्शाता है। ठीक, और इसके रचनाकार कौन है? चंद बरदाई, ऑप्शन सी। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। अब हम जानेंगे कि ये चारों कालखंड कब से कब प्रारंभ होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो 4 कालखंड हैं उसमें पहला है आदिकाल। आदिकाल जब खत्म होता है तो भक्ति काल स्टार्ट होता है, भक्ति काल खत्म होता है तो रीति काल, और अंत में आता है आधुनिक काल। आदिकाल का टाइम पीरियड है 1050 से 1375 ईस्वी तक, भक्ति काल 1375 से 1700 ईस्वी तक, रीति काल 1700 से 1900 ईस्वी तक, आधुनिक काल 1900 से लेकर 1984 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। जयचंद प्रकाश, ठीक है, जयचंद प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जयचंद प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? बलदेव चंद्र, भगवान सिंह, चंद बरदाई या भट्ट केदार? तो इसके रचनाकार हैं भट्ट केदार। ठीक है, तो जयचंद प्रकाश नामक महाकाव्य के रचनाकार कौन है? भट्ट केदार, जिसकी रचना जो है 1224 ईस्वी में हुई थी। कब? 1224 ईस्वी में। इस डेट को भी याद रखिएगा। ठीक है, और यह भी जो है वीर रस का प्रबंध काव्य है। ठीक है, क्या? वीर रस का ये भी प्रबंध काव्य है जयचंद प्रकाश, और इसके रचनाकार कौन? भट्ट केदार। रासो रचित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी। ठीक है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। रासो रचित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी। यह कथन है, आपको बताना है कि यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य चतुरसेन शास्त्री का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य छति मोहन सेन का। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था रासो रचित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी। किस शैली में हुई थी? रासक शैली में हुई थी। ठीक, तो यह स्टेटमेंट किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो अभी हमने जो है वो 4 काल का अध्ययन किया। क्या? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो यह जो है वो आदिकाल की रचना है। ठीक है, ऑप्शन ए।
अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जो है वो इतिहास का लग रहा है, लेकिन ये जो है वो हिंदी साहित्य में भी इस तरह से प्रश्न फ्रेम किए जाते हैं। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है, ये बताना है आपको। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है अबुल हसन। क्या? अबुल हसन, ऑप्शन सी। अमीर खुसरो का समय क्या था, मतलब कि टाइम पीरियड आपको बताना है। तो अमीर खुसरो का टाइम पीरियड था 13वीं शताब्दी। क्या? 13वीं शताब्दी। और यह जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी ये थे। ठीक है, तो थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। तो अमीर खुसरो का जन्म जो है वो 1253 ईस्वी में, कब हुआ था जन्म इनका? 1253 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। ठीक, और इनका वास्तविक नाम, अभी जो हम लोगों ने इससे पहले वाला जो प्रश्न देखा था, ठीक है, अबुल हसन, तो इनका वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन। जन्म हुआ 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा जिला में, और इनके गांव का नाम था पटियाली। क्या नाम था? पटियाली। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इनके गांव का नाम पटियाली था। और अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। ठीक है, क्या? हिंद का तोता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिंद का तोता किसको बोला जाता है, तो अमीर खुसरो को। और इनका वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन। खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि जो है वो अमीर खुसरो को बोला जाता है। ठीक है, किसको? अमीर खुसरो को। तो अमीर खुसरो खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं, ये चीज याद रखिएगा, ऑप्शन बी। यहाँ पे खाली स्थान है, आपको जो है उचित ऑप्शन जो है भरना है। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं, आपको बताना है कि मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन हैं। तो ये हैं विद्यापति। तो विद्यापति मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। और विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की है। ठीक है, तो विद्यापति की रचना का क्या नाम है? पदावली, जिसकी रचना इन्होंने मैथिली भाषा में किया था। ठीक है, और इसी कारण इन्हें जो है मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल। क्या? मैथिल कोकिल। इनको इसी वजह से जो है मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। और इन्होंने कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका की रचना अवहट भाषा में की थी। कौन सी भाषा में की थी? अवहट। ठीक है, अवहट भाषा में की थी। कीर्ति लता और कीर्ति पताका इनकी अन्य रचनाएं हैं। विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? ठीक है, तो विद्यापति की जो पदावली है उसको मैथिली भाषा में उन्होंने लिखा है। ठीक, इससे पहले वाला जो प्रश्न था उसमें हमने इसका जिक्र भी किया कि मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि विद्यापति हैं, और विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की थी। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास कौन से काल के संत कवि हैं? ठीक है, फिर से इस प्रश्न को देखिए। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास कौन से काल के संत कवि हैं? तो ये सही उत्तर है भक्ति काल। ठीक है, तो कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। अब हम जानेंगे कि आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के जो अन्य कवि हैं और उनकी क्या प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में। ठीक है, तो देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्लाइड है। इसमें हमने जो हिंदी साहित्य के 4 कालखंड हैं उनके जो प्रमुख कवि हैं और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनका हमने जो है इसमें जिक्र किया है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि आदिकाल 1050 से 1375 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहता है। और इस कालखंड के जो प्रसिद्ध कवि हैं वो उनमें शंभु, जिनकी रचना है पौम चरियू। ठीक है, शंभु कवि हैं और इनकी रचना है पौम चरियू। चंद्रबरदाई, जिसका हमने जो है अभी प्रश्नों में देखा, इनका नाम पृथ्वीराज रासो इनकी रचना है जो वीर रस पर आधारित है। सरहपा की रचना है दोहा कोश। भट्ट केदार की रचना है जयचंद प्रकाश। क्या? जयचंद प्रकाश, ये भी वीर रस का एक महाकाव्य है। ठीक, भक्ति काल में देखते हैं, इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1375 से 1700
तक इसका टाइम पीरियड होता है। और इस काल के प्रमुख कवि हैं कबीर, जिनकी रचना बीजक, साखी, सबद और रामायणी है। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, ये प्रमुख रचनाओं में से हैं। ठीक है। सूरदास, सूरदास की सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। मुल्ला दाऊद की चंदायन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन, नाम याद रखिएगा। कुतुबन की है मिर्गावती। ठीक है, कुतुबन की क्या है? मिर्गावती। तो ये जो है भक्ति काल के प्रमुख कवि थे और उनकी रचनाएं। रीति काल की बात करते हैं। यह टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1700 से लेकर और खत्म होता है 1900 तक। ठीक है। इस काल के प्रमुख कवि हैं बिहारी लाल, जिनकी रचना है बिहारी सतसई। अगले हैं भूषण, जिनकी रचना है शिवा बावनी। अगले कवि हैं घनानंद, जिनकी प्रमुख रचना है वियोग बेली इश्क लता। ठीक है, वियोग बेली और इश्क लता घनानंद की है। मतीराम की रचना है रसराज, ललित ललाम। चिंतामणि की रचना है रस विलास और श्रृंगार मंजरी। काफी इंपॉर्टेंट है यह रचना श्रृंगार मंजरी। श्रृंगार मंजरी किसकी रचना है? चिंतामणि की। ठीक है, तो ये है रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। आधुनिक काल की बात करें, यह टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1900 और खत्म होता है 1984 तक। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है आधुनिक काल के प्रमुख कवियों में से हैं। प्रेम मालिक, प्रेम सरोवर, फूलों का गुच्छा, ये इनकी प्रमुख रचना है। दूसरे कवि हैं जयशंकर प्रसाद, इनकी प्रमुख रचनाओं में कमायनी, आंसू और लहर। तो ये जो स्लाइड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम जो है इस स्लाइड को रट के रखिएगा। ठीक है, या स्क्रीनशॉट अभी आप लोग ले सकते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन भक्ति कालीन कवि नहीं है? ठीक है, अब देखिए, अब इस तरीके के प्रश्न आएंगे तो अगर जिन्होंने ये स्लाइड जो है देख रखा है वो जो है तुरंत बता ले जाएगा कि इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है? इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? ठीक है, तो भक्तिकालीन कवियों में कौन कौन थे? सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास। ठीक है, तो बिहारी क्या है? बिहारी जो है वो भक्तिकालीन कवि नहीं है। तो बिहारी जो है वो किस कालखंड के हैं? बिहारी जो है वो आप देखिए यहीं पे अभी तो बनाया था रीति काल के हैं। ठीक, बिहारी जो है वो रीति काल है, जिनकी प्रमुख रचना क्या है? बिहारी सतसई। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किस में संकलित हैं? आपको बताना है कि कबीर जी की जो रचनाएं हैं निम्न ऑप्शंस में किस में संकलित की गई हैं। ठीक है, मिर्गावती, सूरसागर, पदावली या बीजक। ठीक है, तो सही उत्तर है बीजक। तो कबीर जी की रचनाओं का संकलन जो है वो बीजक में किया गया है। तो कबीरदास की रचनाओं देखिए साखी, सबद और रामायणी, क्या साखी, सबद, रामायणी का संकलन बीजक नाम से किया गया है। ठीक है, जबकि जो मिर्गावती, कुतुबन, सूरसागर, सूरदास तथा पदावली, ये सारी रचनाएं जो हैं वो विद्यापति की हैं। किसकी? विद्यापति की। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? अभी हमने पढ़ा। ठीक है, तो बीजक जो है वो कबीर की रचनाओं का संग्रह है। अब हम बात करेंगे इधर जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं और उनके जो रचनाकार हैं उनके बारे में। ठीक है, तो बीजक के अंतर्गत साखी, सबद और रामायणी का संकलन किया गया है। और किसकी रचनाएं हैं? कबीरदास की। पद्मावट, अखरावट, आखिरी कलाम या मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी या सूरदास की रचना है। रामचरितमानस, गीतावली, रामलला नाछू, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल या तुलसीदास की रचना है। किसकी? तुलसीदास की। ठीक है, अगला प्रश्न, निर्गुण भक्ति धारा का संत कवि कौन है? ठीक है, आपको बताना है कि निर्गुण भक्ति धारा के जो है वो प्रमुख संत कवि कौन है ये। ठीक है, तो निर्गुण भक्ति धारा के जो संत कवि हैं वो है कबीर, ऑप्शन बी। सधुक्कड़ी किसकी भाषा है? ठीक, ये भी क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा जाता है। सधुक्कड़ी किसकी भाषा है? तो सधुक्कड़ी भाषा है संत कबीर की, ऑप्शन सी। कबीर के प्रमुख शिष्य थे, कबीर के प्रमुख शिष्य धर्मदास थे। क्या? धर्मदास। तो कबीरदास जो है वो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि संत कवि थे। ठीक है,
और उनके शिष्यों में प्रमुख धर्मदास थे। क्या? धर्मदास। कबीरदास जी किस शाखा के कवि थे? ठीक है, कबीरदास जी ज्ञानाश्री शाखा के कवि थे। किस शाखा के? ज्ञानाश्री शाखा के। ठीक है, तो कबीर निर्गुण भक्ति धारा में, ध्यान दीजिएगा, भक्ति धारा है निर्गुण, और निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञानाश्री शाखा के संत कवि थे, और इनकी रचना साखी शबद रामायणी जो है वो बीजक में संकलित है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए, उक्त पद्यांश के रचयिता हैं। ये काफी प्रसिद्ध जो है वो पद्यांश है, तो इसके रचयिता हैं कबीरदास, ऑप्शन सी। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो कबीरदास की भाषा का नाम बताना है, तो उनकी भाषा को जो है सधुकड़ी के नाम से जाना जाता है। अभी हमने जो है इसके पहले वाले प्रश्न में देखा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। बसही पछी बोलही बहु भाखा, करई हुलास देख के शाखा। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? एक बार फिर से इस लाइन को पढ़िए। यह लाइन क्या है? यह लाइन यह कह रही है कि बसही पछी बोलही, बसही पछी बोलही बहु भाखा, करई हुलास देख के शाखा। तो यह जो प्रस्तुत पंक्ति है इसके रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी। ठीक है, तो यह जो काव्य पंक्ति है मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ से लिया गया है। किससे? तो जैसा हम लोग जानते हैं कि पद्मावत ग्रंथ जो है किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की, और वहीं से जो है यह जो है पंक्ति ली गई है। ठीक है, तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन होंगे? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, और जायसी के द्वारा जो अन्य रचित ग्रंथ हैं उनमें जो है प्रमुख है अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरा नामा और मसला नामा। हीरामन सुआ के लेख का उल्लेख आता है। ठीक है, आपको बताना है कि हीरामन सुआ का उल्लेख कहाँ पे आता है? तो इसका उल्लेख आता है पद्मावत में, ऑप्शन बी। ठीक है, पद्मावत में, और ये पद्मावत है किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। जायसी ने किस भाषा में रचना की? तो जायसी ने रचना की थी अवधी में। ठीक है, तो जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं इन्होंने अपनी रचना की थी अवधी भाषा में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, जायसी किस धारा के कवि हैं? आपको बताना है कि जायसी जो है वो किस धारा के कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा है, और पद्मावत में जो है प्रेम प्रसंग की बात की गई है, तो कौन सी धारा हो जाएगी? प्रेम मार्गी भक्ति धारा। ठीक है, प्रेम मार्गी भक्ति धारा, ऑप्शन ए। कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है। फिर ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, तो ये अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? ठीक, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना है कि जायसी द्वारा जो रचित पद्मावत है वह क्या है। यह जो है वो समासोक्ति है। क्या है? समासोक्ति है। ठीक, तो जायसी द्वारा जो रचित पद्मावत है वो समासोक्ति है। तो ऐसी उक्ति जिसमें समासिक पदों, फिर से ध्यान दीजिए, तो समासोक्ति किसको बोलते हैं? तो ऐसी उक्ति जिसमें समासिक पदों की बहुलता हो, मतलब कि बहुत ज्यादा जो है प्रयोग किए गए हों। क्या? समासिक पदों का प्रयोग जो है वो बहुतायत मात्रा में हुआ हो, तो उसे जो है समासोक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी उक्ति जिसमें समासिक पदों की बहुलता हो उसे जो है समासोक्ति कहते हैं। और मलिक मोहम्मद जैसी की अन्य रचनाएं, एक बार फिर अभी जो है मैंने बताया था, क्या? अखरावट, आखिरी कलाम, कहरा नामा और मसला नामा। निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? ठीक, तो प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? तो ये है नजफ अली, ऑप्शन डी। तो प्रेम चिंगारी रचना है नजफ अली की। किसकी रचना है? नजफ अली, याद रखिएगा। तो मुसलमान कवि नजफ अली की रचना है प्रेम चिंगारी। ठीक, रामचरितमानस में कितने सोपान हैं? मतलब कि आपको बताना है कि रामचरितमानस में कितने सोपान, या ये कह लीजिए कितने खंड हैं। तो ये हैं 7।
ठीक, देख लेते हैं कौन कौन से। तो इसमें है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, ठीक है, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड और सातवां जो है उत्तर कांड है। ठीक है, तो गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य में 7 कांड हैं। ठीक, बाल कांड पहला, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड, सातवां उत्तर कांड। तो इनका नाम याद रखिएगा। ओके, यह हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनकी विषय वस्तु थी रचना और उनके रचनाकार। यह हमारा रचना और रचनाकार से संबंधित वीडियो की श्रृंखला में यह हमारा पहला वीडियो था। यह वीडियो की जो अगली सीरीज है जो है 2 या 3 खंडों में जो है हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो कम से कम 2 या 3 पार्ट में जो है ये वीडियो जो है वो कंप्लीट होगा, जिसमें हम केवल और केवल जो है रचना और रचनाकारों के बारे में ही बताएंगे। ठीक, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित विकल्प में असंगत है। आपको बताना है कि कौन सा जो है वो मिसमैच है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो ये है ऑप्शन नंबर 3, नापे 1000 गज फाड़े 1 गज, मतलब आलस करना, ये जो है वो मिसमैच है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था असंगत कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न ये है कि निशाचर में कौन सा समास है। तो निशाचर का समास बताना है आपको। तो निशाचर का समास है बहुब्रीहि। अगला प्रश्न, जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो, इस वाक्य के लिए सही शब्द चुनना है। तो वो है ऑप्शन नंबर 2 अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। आपको बताना है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश। तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है पाली। ऑप्शन नंबर 3। निम्नांकित में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। निम्नांकित में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है, तो ये है ख और ग। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी है अपकीर्ति। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है कि वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा शब्द नहीं है। तो ये है गुरुपदेश। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द देशज है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है लूटा। प्रश्न यह है कि खर का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो खर का पर्यायवाची शब्द है गधा। ऑप्शन नंबर 3। मुख दर्शन में कौन सा समास है। आपको बताना है कि मुख दर्शन में समास कौन सा है। यह है तत्पुरुष समास। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द को क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं यौगिक। ऑप्शन नंबर 2। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। आपको बताना है बहुब्रीहि समास का उचित उदाहरण। तो इसका सही उत्तर है पंचानन। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है। आपको यौगिक शब्द बताना है। तो यह है विद्यालय। ठीक है, विद्यालय इसमें यौगिक शब्द है। सर्वनामिक विशेषण के लिए सत्य कथन कौन सा है। तो सर्वनामिक विशेषण के लिए जो सही कथन है वो है संज्ञा के ये पहले आते हैं। क्या संज्ञा के ये पहले आते हैं। ऑप्शन 1। निम्नलिखित में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो अशुद्ध वाक्य है माधुरी गुणवान नायिका है। शिव का विशेषण क्या है। तो शिव का विशेषण है शैव। ऑप्शन नंबर 2। ज्येष्ठ का विलोम शब्द आपको बताना है। तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द होता है कनिष्ठ। माथा ठनकना, माथा ठनकना के लिए सही मुहावरा है ऑप्शन नंबर 3 अनिष्ट की आशंका होना। शांत रस का स्थायी भाव बताना है। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। ये है निर्वेद। शांत
रस का स्थायी भाव है निर्वेद। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वकालिक क्रिया। निम्नलिखित में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो निम्नलिखित में से जो अशुद्ध वाक्य है वो है कि मेरे पास बहुत उजली सी साड़ी है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। यह है गुजराती, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो ये है कहार, ऑप्शन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, तो इसमें आपको उपसर्ग रहित शब्द बताना है। तो ये है मवाद, ऑप्शन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि पद नहीं है? ठीक है, तो ये है नीलिमा, ऑप्शन नंबर थर्ड। बेमतलब में समास है, आपको बताना है कि बेमतलब में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर फोर। अपार में समास बताना है आपको, तो अपार में समास है तत्पुरुष समास। तो अपार में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। बाल का प्रयाची शब्द नहीं है, आपको बताना है बाल का प्रयाची शब्द नहीं है, तो ये है अभ्र। अभ्र जो है वो बाल का प्रयाची शब्द नहीं है। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या है? तो संकीर्ण का विलोम शब्द है उदार, ऑप्शन नंबर फोर। तो संकीर्ण का विलोम शब्द क्या है? उदार। छाजन का अनेकार्थक शब्द नहीं है, ठीक है, तो ये है ज्वर, ऑप्शन नंबर सेकंड। कृषि भूमि संबंधी शब्द को अंग्रेजी में मानक रूप क्या है? तो इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो कहलाता है एग्रेरियन, ऑप्शन नंबर सेकंड। बहुत ही कठोर और बड़ा आघात वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? तो ये है वज्राघात, ऑप्शन नंबर थर्ड। तनु और तनु का सही युग्म अर्थ है, तो इसका सही उत्तर है पतला और पुत्र, पतला और पुत्र, ऑप्शन नंबर सेकंड। किशन शब्द का तत्सम रूप होगा, तो किशन शब्द का तत्सम रूप है कृष्ण, ऑप्शन नंबर सेकंड। धमकी शब्द में प्रत्यय है, धमकी में प्रत्यय क्या है? बड़ी ई, ऑप्शन नंबर थर्ड। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो विज्ञान में जो उपसर्ग है वो है वी, ऑप्शन नंबर फोर। अनायास में कौन सा समास है? अनायास में आपको समास बताना है, तो इसमें है नए तत्पुरुष समास, इसको याद रखिएगा। सभा में 20 लोग थे, ठीक, सभा में 20 लोग थे, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? ठीक है, तो आपको बताना है, तो ये है अनिश्चित संख्या वाचक। अगला प्रश्न, गौशाला, गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में जो समास है वो है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर थर्ड। निम्न में से कौन सा अनुपम का प्रवाची होगा? आपको बताना है अनुपम का प्रवाची, तो अनुपम का प्रवाची है अद्वितीय, ऑप्शन नंबर फोर। निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? आपको बताना है रूप साधक प्रत्यय, तो ये है ऑप्शन नंबर थर्ड, लड़का। समुद्र मंथन करना का सही अर्थ क्या है? तो समुद्र मंथन करने का सही अर्थ है कठोर परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर फोर। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? तो स्थायी भावों की कुल संख्या है 11। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो ये है आप भला तो जग भला, क्या सही है? आप भला तो जग भला। तो ये हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न थे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे? आप अपने सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आज हम बात करेंगे विशेषण की परिभाषा, भेद और उदाहरण के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसकी डिफिनीशन क्या है। तो विशेषण कहते किसको हैं उसको जानते हैं। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, विशेषता में क्या? गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बड़ा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो आदि।
ये जो है कहलाता है विशेषण। अब विशेषण में विशेष्य क्या होता है इसको जानते हैं, ठीक है। तो जिस संज्ञा, ध्यान दीजिएगा, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। जैसे कि गीता सुंदर है, तो यहाँ पे जो विशेषता बताई जा रही है वो गीता की बताई जा रही है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए तो वह क्या होगा, वो होगा विशेष्य। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है, गीता की, तो गीता यहाँ पे क्या है, गीता यहाँ पे विशेष है। इसमें सुंदर क्या होगा, विशेषण होगा, तो गीता हो गया विशेष और सुंदर विशेषण। तो इस तरीके से सुंदर विशेषण और गीता विशेष है। विशेषण शब्द विशेष से पूर्व भी आते हैं, मतलब कि विशेष से पहले भी आ जाएंगे और उसके बाद भी आ सकते हैं। जैसे कि पहले लगने वाले विशेषण, जैसे कि थोड़ा सा जल लाओ, यहाँ पे जल क्या है, विशेष है, और थोड़ा सा क्या है, ये विशेषण है। तो इस विशेष से पहले आ गया क्या, थोड़ा सा, तो यहाँ पे विशेषण जो है वो आगे लग गया और विशेष क्या है, पीछे है। तो पहले भी आ सकता है विशेषण और बाद में भी लग सकता है, ठीक है। तो ये पहले वाला का एग्जाम्पल है कि जल, थोड़ा सा जल लाओ, तो जल के आगे लगा हुआ है विशेषण। इसी तरीके से 1 मीटर कपड़ा ले आना, तो कपड़ा यहाँ पे क्या है, कपड़ा यहाँ पे विशेष है और 1 मीटर क्या है, यह विशेषण है। तो यहाँ पे भी कपड़ा के आगे जो है ये विशेषण लगा हुआ है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें विशेषण बाद में लगता है, मतलब कि विशेष के बाद में। जैसे कि यह रास्ता लंबा है, तो यहाँ पे रास्ता जो है वो विशेष है और लंबा क्या है, लंबा विशेषण है। तो यहाँ पे विशेष के बाद में लग रहा है विशेषण। इसी तरीके से खीरा कड़वा है, तो यहाँ पे खीरा क्या है, विशेष है, और कड़वा क्या है, विशेषण है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे पूर्व में, मतलब कि पहले लगने वाले विशेषण और बाद में लगने वाले विशेषण। अब हम बात करेंगे कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है सर्वनामिक विशेषण, ध्यान दीजिएगा, सार्वनामिक विशेषण। दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। तो मुख्य तौर से विशेषण आपसे पूछा जाए कि विशेषण के प्रकार कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा आपको 4 प्रकार बताने हैं। फिर से ध्यान रखिए कौन कौन से ये चारों हैं, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, ध्यान दीजिएगा संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। अब हम एक एक विशेषण के प्रकार को विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो पहले इसकी शुरुआत करेंगे हम लोग सार्वनामिक विशेषण के साथ। देखिए, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए और वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए। फिर से इस वाक्य को देखिए, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए और वह विशेषण शब्द की तरह, ध्यान दीजिएगा, वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब इसको हम उदाहरण के साथ समझेंगे। वह आदमी व्यवहार से कुशल है, ठीक है। दूसरा उदाहरण, कौन छात्र मेरा काम करेगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाले जो शब्द हैं वह है वह और कौन, ठीक है। तो उपयुक्त वाक्य में वह और कौन शब्द सार्वनामिक विशेषण है। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। तो संज्ञा की क्या विशेषता बता रहे हैं, वह और कौन। तो उपयुक्त वाक्य में वह और कौन शब्द जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। ध्यान दीजिए, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़ बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। ये जो वाक्य है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ध्यान रखना है। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। अब हम इसको उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि निश्चयवाचक, निश्चयवाचक में क्या, यह मूर्ति, ध्यान दीजिएगा, यह मूर्ति, ये मूर्तियां, वह मूर्ति, वे मूर्तियां आदि, ये क्या है, ये है निश्चयवाचक। और निश्चयवाचक में क्या, कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कुछ लाभ। प्रश्नवाचक में क्या, कौन आदमी, कौन लोग, क्या काम, क्या सहायता, ठीक है।
तो इसको जो है ध्यान में रखना है। तो प्रश्नवाचक में आप वैसे ही पकड़ लेंगे, यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन मार्क का सिंबल होगा। संबंधवाचक की अगर बात करें तो जो पुस्तक, जो लड़का और जो वस्तु, तो ये कुछ जो है वो उदाहरण थे किसके? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। व्युत्पत्ति की दृष्टि से जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं उनके दो प्रकार होते हैं। एक होता है मूल सार्वनामिक विशेषण और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो मूल सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं उसको जानते हैं। जैसे कि जो सर्वनाम बिना किसी रूपांतर के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की विद्यालय जा रही है, कोई लड़का मेरा काम कर दे, कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। तो उपयुक्त वाक्य में मतलब कि ये जो 3 सेंटेंस है इसमें क्या आपको पकड़ना है? वह, कोई और कुछ। तो वह, कोई और कुछ शब्द मूल सार्वनामिक विशेषण है। अब इसी क्रम में हम लोग जानेंगे जो दूसरा प्रकार था वह यौगिक सार्वनामिक विशेषण का था। तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो सर्वनाम मूल सर्वनाम में प्रत्यय आदि जुड़ जाने से विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, कितने रुपए तुम्हें चाहिए। तो यहां पे आप क्या पकड़ना है? ऐसा, ठीक है, कितने। तो और तीसरा भी सेंटेंस देख लेते हैं, मुझसे इतना बोझ उठाया नहीं जाता। तो ये जो 3 सेंटेंस हैं, ये जो 3 वाक्य हैं, इन वाक्यों में आपको शब्द क्या पकड़ना है? ऐसा, कितने और इतना। तो उपयुक्त वाक्यों में ऐसा, कितने, इतना शब्द क्या होंगे? यौगिक सार्वनामिक विशेषण होंगे। क्या होंगे? यौगिक सार्वनामिक विशेषण होंगे। तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण निम्नलिखित सार्वनामिक विशेषणों से बनते हैं। तो वो कौन कौन से, इसको देखते हैं, ठीक है। तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण, निम्नलिखित जो सार्वनामिक विशेषण है वह कौन कौन से? तो यह से जो बनने वाले जो यौगिक सार्वनामिक विशेषण है वह क्या है? इतना, इतने, इतनी, ऐसा, ऐसी, ऐसे। वह से क्या? उतना, उतने, उतनी, वैसा, वैसी, वैसे। जो से क्या बनेगा? जितना, जितनी, जितने, जैसा, जैसी, जैसे। कौन से? कितना, कितनी, कितने, कैसा, कैसी और कैसे। तो ये जो है यौगिक सार्वनामिक विशेषण जो आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, ठीक, यह से बनने वाले, वह से बनने वाले, जो से और कौन से बनने वाले। अब चलते हैं आगे। जो दूसरा विशेषण का प्रकार था वह था गुणवाचक विशेषण। तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल हैं, या पहला वाक्य हुआ। धर्मपुर स्वच्छ नगर है, ये दूसरा वाक्य हुआ। स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है, ये तीसरा है। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। अब इसमें हमको ढूंढना है कि गुणवाचक विशेषण क्या है। तो बगीचे में सुंदर फूल हैं, यहां पे जो सुंदर है यह गुणवाचक विशेषण है। धर्मपुर स्वच्छ नगर है, यहाँ पे स्वच्छ क्या है? गुणवाचक विशेषण है। स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है, तो यहाँ पे नदी की विशेषता बताई जा रही है। तो कैसी गंदी है, कैसी नदी है? गंदी नदी है। तो यहाँ पे गंदी क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। स्वस्थ बच्चे, बच्चे कैसे हैं? स्वस्थ। तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण के उदाहरण। तो उपयुक्त वाक्य में क्या? सुंदर, स्वच्छ, गंदी और स्वस्थ शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुण का अर्थ ध्यान दीजिएगा, गुण का अर्थ अच्छाई भी है, ठीक, अच्छाई भी है और बुराई भी है। तो मतलब कि अच्छा ही नहीं किंतु कोई भी विशेषता हो सकती है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, खरा, खोटा, सभी प्रकार के गुण इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके के गुणों की बात की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अब समय संबंधी, तो समय संबंधी टाइम अकॉर्डिंग जो है गुणवाचक विशेषण क्या हो सकते हैं? तो नया, पुराना, ताजा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला। स्थान संबंधी क्या हो सकता है? लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतरी, ठीक है। और आकार संबंधी अगर बात करें तो आकार में विशेषता क्या हो सकती है? गोल, चौकोर, सुडोल, पोला, सुंदर, ठीक है। दशा संबंधी क्या हो सकता है? दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला, गरीब, पालतू। आज जो है वो दशा संबंधी गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है।
वर्ण संबंधी मतलब कि कलर संबंधी, ठीक है। तो लाल, पीला, नीला, हरा, काला, बैंगनी, सुनहरी आज जो है वो गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे जो कि वर्ण संबंधी हैं, ठीक है, रंग संबंधी हैं। गुण संबंधी में क्या हो जाएगा, भला, बुरा, उचित, अनुचित, पाप, झूठ आदि। संज्ञा संबंधी अगर हम लोग बात करें तो मुंबईया, बनारसी, लखनवी ये हैं गुणवाचक विशेषण। अब हम जो तीसरा प्रकार है, ठीक है, विशेषण का संख्यावाचक, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो जिस विशेषण से, ध्यान दीजिएगा, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की, जैसा नाम ही है संख्यावाचक विशेषण, तो किस चीज का बोध होगा, संख्या का बोध होगा। तो जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो यहां पे संख्या का बोध हो रहा है, कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं, 40 विद्यार्थी उपस्थित है, तो यहां पे संख्यावाचक विशेषण क्या है, 40। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, तो यहां पे दोनों क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण। उनकी दूसरी लड़की की शादी है, तो दूसरी क्या है, संख्यावाचक विशेषण। देश का हर एक बालक वीर है, तो हर एक क्या है, संख्यावाचक विशेषण। तो हमने यहाँ पे जो है जान लिया, तो उपयुक्त वाक्यों में 40, दोनों, दूसरी, हर एक शब्द संख्यावाचक विशेषण है। अब हम बात करेंगे कि संख्यावाचक विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम बात करेंगे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या क्या है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे कि 1, 5, 7, 12, तीसरा, ये क्या है, ये डेफिनेट नंबर है, ठीक है, ये निश्चित संख्या है, ठीक है, 1, 5, 7, 12, तीसरा आदि, ठीक है। तो इस तरह के विशेषणों को क्या बोलेंगे हम, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा, जैसे कि कई, अनेक, सब, बहुत, यहां से जो है एक निश्चित संख्या की आप बात नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से कई, अनेक, सब, बहुत, अगर इस तरीके की विशेषण आते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब कुछ हम बात करेंगे कि जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उनके भेद कितने होते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम लोग संख्यावाचक विशेषण में पहले क्लासिफिकेशन क्या किया, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यहां पे बात की जा रही है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद की। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद हैं। तो पहला है पूर्णांक बोधक विशेषण, ठीक है। तो यहां पे आपको जो है पूर्णांक का जो है वो ज्ञान होगा। तो पूर्णांक बोधक विशेषण जैसे कि 1, 10, 100, 1000, लाख, ये क्या है, पूर्णांक बोधक विशेषण है। अपूर्णांक बोधक विशेषण में क्या, पौना, सवा, डेढ़, ढाई, ठीक है। तो आपको जो है इसमें जो है वो फ्रैक्शन में मिलेगा। तो अपूर्णांक बोधक विशेषण में एग्जाम्पल में पौना, सवा, डेढ़, ढाई, ये एग्जाम्पल है। क्रमवाचक, ठीक है, तो यहां से आपको क्रम का बोध होगा, जैसे कि दूसरा, चौथा, 11वां, 50वां, ये क्या आएगा, क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत। आवृत्तिवाचक विशेषण की अगर हम बात करें तो 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, ये क्या होगा, यहां पे फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है, ठीक है, आवृत्ति की बात की जा रही है। तो आवृत्तिवाचक विशेषण में आपको क्या ध्यान रखना है, जहां पे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 5 गुना ये आए, वहां पे आवृत्तिवाचक विशेषण होगा। और ये विशेषण किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये आएंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। अब समूहवाचक विशेषण की बात कर लेते हैं, वो भी, ये भी जो है यह 5वां भेद है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। जैसे कि तीनों, पांचों, आठों, ये एग्जाम्पल है समूहवाचक विशेषण। और ये जो समूहवाचक विशेषण है किसके अंतर्गत है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। अब जो छठा भेद है वह है प्रत्येक बोधक विशेषण, जैसे कि प्रति, प्रत्येक, हरेक, एक एक, ये जो है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण का यह छठा भेद था। तो प्रत्येक बोधक विशेषण में आपको क्या ध्यान रखना है, क्या आएगा, प्रति आएगा, प्रत्येक, हरेक, एक एक आदि। अब हम बात करेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बाद अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो कि हमने जो है क्लासिफाई किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 2 भेद बताए थे संख्यावाचक विशेषण के, क्या, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा क्या था, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण।
तो हमने जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण यहाँ पे जान लिया, इसके 6 वे जान लिए, उनके उदाहरण जान लिए। ठीक, अब हम बात करेंगे जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण उसके बारे में। जैसे कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण से अधिकतर बहुत का बोध होता है, जैसे कि सारे आम सड़ गए। ठीक है, यहाँ पे सारे क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें हैं, तो असंख्य यहाँ पे क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। लंका में अनेक महल जल गए, तो अनेक क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण। सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए, ये भी जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का एग्जाम्पल है। अब देखिए, जो निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आने वाले पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले लगभग या करीब बाद में एक या ओ प्रत्यय लगाने से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाते हैं। तो देखिए, अगर जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक, और उसमें जो पूर्णांक बोधक विशेषण है उसके पहले लगभग या करीब लगा दीजिए, बाद में एक या ओ प्रत्यय लगाने से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। तो इसको एग्जांपल देखते हैं। जैसे 50 लोग आएंगे, तो यहाँ पे 50 क्या था, ये था निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, और निश्चित संख्यावाचक विशेषण में पूर्णांक बोधक विशेषण था। ठीक है, लेकिन इसके आगे आपने क्या लगा दिया, लगभग लगा दिया। तो लगभग 50 लोग आएंगे, तो यहां पे जो है एग्जैक्ट फिगर नहीं दिखाई पड़ रहा है, यहां पे अनिश्चितता क्रिएट हो गई। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा, यहां पे जो लगभग लग गया, तो लगभग 50 लोग आएंगे, तो यह किसका उदाहरण हो गया, यह एग्जाम्पल हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का। उसी तरीके से 20 रुपए चाहिए, तो अगर केवल इतना ही सेंटेंस रहता, 20 रुपए चाहिए, तो ये जो है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता। लेकिन यहां पे क्या लग गया, करीब 20 रुपए चाहिए, तो यहां पे फिक्स नहीं है, तो ये बन गया कौन सा वाक्य, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण। इसी तरीके से सैकड़ों लोग मारे गए, तो यहां पे सैकड़ों जो है वो परिभाषित नहीं है, सैकड़ों में कितना, 200, 300, 400, 500। ठीक है, तो ये भी क्या आएगा, ये भी जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण के तौर पर इसको भी लिया जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कभी कभी दो पूर्णांक बोधक साथ में आकर अनिश्चयवाचक बन जाते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं ये कैसे होता है। तो दो पूर्णांक, यहां पे देखिए उदाहरण के तौर पे 40 और 50, ये क्या है, ये जो है दो पूर्णांक बोधक जो है संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे, 40 50। लेकिन जब ये 40 और 50 जब एक साथ आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 40-50 रुपए चाहिए, तो यहाँ तो फिक्स नहीं यार, 40 रुपए चाहिए कि 50 रुपए चाहिए, तो यहाँ पे निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, अनिश्चय है, यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है कि 40 रुपए चाहिए 50 रुपए चाहिए। तो अगर इस तरीके से वाक्य में प्रयुक्त होता है, ठीक, तो यह किसके अंतर्गत आएगा, यह एग्जाम्पल बन जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का। तो 40-50 रुपए चाहिए, किसके उदाहरण के अंतर्गत रखेंगे हम लोग, जी हाँ, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, काम में 2-3 घंटे लगेंगे, तो यहाँ पे काम में 2-3 घंटे तो फिक्स नहीं है, 2 घंटे लगेंगे या 3 घंटे लगेंगे, तो यहाँ पे भी क्या है, अनिश्चितता है। तो इस वजह से यहाँ भी जो ये उदाहरण बनेगा, किसका बनेगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का। अब हम बात करेंगे जो विशेषण का चौथा प्रकार था, परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए, जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोल का बोध होता है उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो फिर से देखिए इसकी डेफिनेशन को, इसकी परिभाषा को। जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोल का बोध होता है, मतलब कि नाप तोल का पता चलता है, उसे हम परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, ठीक है, तो यहां पे कपड़ा कितना, 2 मीटर, तो यहां पे नापतोल का बोध हो रहा है ना, कितने मीटर कपड़े चाहिए, 2 मीटर चाहिए, तो यहां पे जो 2 मीटर होगा वह परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से जो दूसरा जो उदाहरण है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उसे 1 किलो चीनी चाहिए, तो चीनी कितनी चाहिए, 1 किलो, तो यहां पे 1 किलो क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए, तो यहां पे जो थोड़ा पानी है क्या है, तो यह है परिमाणवाचक विशेषण। तो ध्यान दीजिएगा,
उपयुक्त वाक्य में 2 मीटर, 1 किलो और थोड़ा पानी शब्द परिमाण बोधक विशेषण हैं। और ध्यान दीजिएगा, परिमाण बोधक विशेषण के भी दो प्रकार होते हैं, ठीक है। तो या तो एक निश्चित परिमाण होगा या अनिश्चित परिमाण होगा, ठीक है। तो परिमाण बोधक के भी दो प्रकार, एक निश्चित परिमाण बोधक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। तो ये जो दो हैं ये परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। अब हम इसके अंतर्गत इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। क्या? निश्चित परिमाण बोधक विशेषण के अंतर्गत, जैसे 2 सेर गेहूं, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध। ये क्या है? एक निश्चित परिमाण को बताते हैं। गेहूं कितना? 2 सेर, कपड़ा कितना? 5 मीटर और दूध कितना? 1 लीटर। तो ये क्या है? ये एक निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं। तो यह किसके अंतर्गत आएगा? परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत निश्चित परिमाण बोधक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब हम बात करेंगे अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण क्या होता है, ठीक है। थोड़ा पानी, अधिक काम, ठीक है। थोड़ा पानी, अधिक काम, कुछ परिश्रम। तो यहां पे थोड़ा, अधिक, कुछ, ये क्या है? ये है अनिश्चित परिमाण का बोध करा रहे हैं। तो यह किसके अंतर्गत आएगा? यह आएगा परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण, ठीक है। तो परिमाण बोधक विशेषण अधिकतर भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं के साथ आते हैं। तो वो संज्ञा कौन सी होगी? भाववाचक संज्ञा होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा होगी और समूहवाचक संज्ञा होगी। तो परिमाण बोधक विशेषण अधिकतर भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं के साथ आते हैं। अब हम बात करेंगे विशेषण की अवस्थाएं, ठीक है। स्टेजेस ऑफ विशेषण, ठीक है। तो विशेषण की अवस्थाएं क्या क्या होती है उनको जानते हैं। देखिए, विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। ये हमने जो है परिभाषा में ही जाना है कि विशेषण होता क्या है। तो वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषता बताई जाने वाली वस्तुओं के गुण दोष कम ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो गुण दोष के इस कम ज्यादा होने को तुलनात्मक ढंग से ही जाना जा सकता है। तो कितना कम, कितना ज्यादा, तो बिना कंपेयर किए, बिना तुलना किए आप नहीं जान सकते। तो ये जो कम ज्यादा का जो भाव है हम तुलनात्मक ढंग से ही जान सकते हैं। तो तुलना की दृष्टि से विशेषणों की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं। तो कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? तो विशेषण की अवस्था जो निर्धारित की गई है वह किससे की गई है? तुलना से की गई है, ठीक है, कंपेयर करके की गई है। तो तुलना की दृष्टि से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है मूलावस्था, ध्यान दीजिएगा, एक मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था और तीसरा है उत्तमावस्था। मूलावस्था, तो मूलावस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ये एक एक्सेप्शन है। तो मूला अवस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता है, वह केवल सामान्य विशेषता ही प्रकट करता है। जैसे कि सावित्री सुंदर लड़की है, ठीक है। तो सावित्री कैसी लड़की है? तो सावित्री सुंदर लड़की है। सुरेश अच्छा लड़का है, तो सुरेश कैसा लड़का है? अच्छा, ठीक है। तो सुंदर, अच्छा। सूर्य तेजस्वी है, ठीक, तो सूर्य कैसा है? तेजस्वी है, ठीक। तो ये जो है मूला अवस्था विशेषण है। अब उत्तरा अवस्था की हम बात करें, जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है तब विशेषण उत्तरा अवस्था में प्रयुक्त होता है। जैसे कि रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है, ठीक है। तो रविंद्र किससे अधिक बुद्धिमान है? तो चेतन से। तो यहां पे रविंद्र और चेतन की बुद्धिमत्ता की तुलना की जा रही है, ठीक है। तो रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है, तो यह उत्तरा अवस्था विशेषण का एग्जाम्पल है। सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है, ठीक है। तो सविता किसकी अपेक्षा अधिक सुंदर है? तो रमा की अपेक्षा। तो अधिक, अपेक्षा, ये सब क्या है? ये जो है ये उत्तरा अवस्था विशेषण के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करेंगे उत्तमा अवस्था, ठीक है। तो उत्तमा अवस्था में 2 से अधिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को, ध्यान दीजिएगा, किसी एक को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया जाता है, ठीक है। तो उनमें जो है सबसे अधिक या सबसे कम एक को बताना क्या आएगा? उत्तमा अवस्था आएगा। जैसे कि पंजाब में अधिकतम अन्न होता है, ठीक है।
तो अन यहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, अधिकतम की बात की जा रही है ना, तो सबसे ज्यादा पंजाब में होता है। तो ये उत्तम अवस्था का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पंजाब में अधिकतम अन होता है। अगला एग्जाम्पल है संदीप, ठीक है। तो संदीप निकृष्टतम बालक है। तो निकृष्टता का जो उच्च है, ठीक है, तो निकृष्टतम बालक कौन है, संदीप। तो यह क्या होगा, यह उत्तमा अवस्था के अंतर्गत आएगा। अब इसी क्रम में हम लोग जानेंगे कि प्रविशेषण किसे कहते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में जो है वो पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है। तो प्रविशेषण किसे कहते हैं, इसको जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, विशेषण की विशेषता, बहुत ही जो है वो ध्यान देने वाली बात है। प्रविशेषण क्या है, विशेषण की विशेषता, ठीक है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि बहुत मोटा आदमी, ठीक है। तो मोटा तो ऑलरेडी यहां पे क्या है, विशेषण है, लेकिन मोटा भी कितना, बहुत, ठीक। तो इस मोटा विशेषण की भी विशेषता कैसा, बहुत मोटा। तो यहां पे बहुत क्या हो जाएगा, ये प्रविशेषण का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखें, बिल्कुल दुबली औरत, ठीक है। तो दुबली तो है ही विशेषण, लेकिन इस दुबली की भी विशेषता क्या, बिल्कुल दुबली। तो बिल्कुल क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया, ठीक। तो अब यहां पे देखिए, बहुत मोटा आदमी, दूसरा एग्जाम्पल बिल्कुल, जो दूसरा एग्जाम्पल है, ये पहला एग्जाम्पल मान लीजिए बहुत मोटा आदमी, दूसरा एग्जाम्पल बिल्कुल दुबली औरत। तो बिल्कुल दुबली औरत आदमी, बहुत, ठीक है, और बिल्कुल प्रविशेषण शब्द हैं। क्यों, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये शब्द पहले अगर वाक्य में देखें तो ये शब्द मोटा एवं दूसरे वाक्य में दुबली शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो प्रविशेषण आप किन्हें कहेंगे, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। और ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्या, बहुत मोटा आदमी, इसमें बहुत क्या है, प्रविशेषण का उदाहरण है। बिल्कुल दुबली औरत, बिल्कुल क्या है, प्रविशेषण का उदाहरण है। तो यह हमारा वीडियो था विशेषण से संबंधित। तो यहां पे हमने जाना विशेषण क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, और विशेषण के अंतर्गत विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, और उन प्रकारों में हर एक विशेषण के कितने भेद होते हैं, उनके उदाहरण। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला में हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने आए हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न उपसर्ग से संबंधित है। इसमें पहला प्रश्न यह है कि अनुवाद, ध्यान से देखिए, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। पहला ऑप्शन है और, बी ऑप्शन है ऑन, सी ऑप्शन है ऑफ, और डी ऑप्शन है अनु। इस प्रश्न का सही उत्तर है अनु। जैसा हम जानते हैं कि उपसर्ग शब्दों के आगे प्रयुक्त होते हैं और एक नया अर्थ उत्पन्न करते हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो यहां ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन है 14 सितंबर 1949, सी है 14 सितंबर 1950, और डी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। कभी कभी क्या होता है कि हिंदी विषय में व्याकरण के अलावा जो कुछ अन्य क्वेश्चन जो बनते हैं कि हिंदी भाषा को प्रोत्साहन के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, ठीक, या हिंदी भाषा राजभाषा कब बनी, तो इस तरीके से भी शब्द जो है कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो इस वजह से मैंने ये प्रश्न रखा है आप लोग के सामने। तो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 14 सितंबर 1949। इसी वजह से 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। यहाँ पे ऑप्शन पहला है अर्ध मगधी, बी ऑप्शन है सौरसेनी,
सी है ब्राचड़ और डी है मगधी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सौर सेनी। हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह, ये ध्यान रखिए, आयोग वाह वर्ण कौन से हैं? पहला है ई बड़ी ई, उ बड़ा उ, सी अंग अ और डी है अ आ। इस प्रश्न का सही उत्तर है अंग और आ, ये आयोग वाह वर्ण में आते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? आपको बताना है कि किस में प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। सागर पहला ऑप्शन है, नगर दूसरा ऑप्शन है, अगर मगर तीसरा ऑप्शन है और जादूगर चौथा ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जादूगर। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन है उपकार, दूसरा ऑप्शन है लाभदायक, सी ऑप्शन है पढ़ाई और डी ऑप्शन है अपनापन। इस प्रश्न का सही उत्तर है उपकार। नेक्स्ट, निम्न से में अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ठीक है, तो इन चार ऑप्शन में आपको बता रहे हैं कि अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। ए ऑप्शन है क ग, बी ऑप्शन है थ ध, सी ऑप्शन है फ ब और डी ऑप्शन है अ आ। इस प्रश्न का सही उत्तर है क ग। अब हम अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में डिटेल से जानेंगे। देखिए, अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है, ध्यान दीजिए, जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या होती है 20। कितनी होती है? 20। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अल्प प्राण व्यंजन है कौन। तो क ग अंग, च ज य, ट ड ड़ ड, त द न, प ब म, य र ल व। और अगर वर्ग के हिसाब से बोला जाए तो क वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा अक्षर फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, 1 3 5। च वर्ग में भी सेम 1 3 5, ट वर्ग में भी 1 3 5 और त वर्ग में भी पहला तीसरा और पांचवा, प वर्ग में भी पहला तीसरा पांचवा। तो इस तरीके से टोटल क च ट 3 2 5, तो 5 या 15, 15 तो ये हो गए। ठीक है, क से लेके प वर्ग तक। चारों अंत्यस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण में आते हैं, य र ल व। ठीक है, तो 15 + 4 ये हो गए और एक उच्छिप्त व्यंजन अंगा। ठीक है, अंगा। तो इस तरीके से 15 4 19 और 1 टोटल 20 हो गए। तो याद कैसे रखना है कि हर वर्ग का जो है पहला तीसरा और पांचवा अक्षर, इसके साथ में य र ल व अंतस्थ व्यंजन और एक आता है उच्छिप्त व्यंजन जिसको अंगा बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, महाप्राण व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 15 होती है। देख लेते हैं, ख ग, छ झ, ठ ड, थ ध, ह भ। इनकी संख्या कितनी होगी? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ये हो गए 10 प्लस र 11 और श स स ह, ये हो गए 4। तो क वर्ण में ख और घ की बात की जा रही है, तो क वर्ण में ख और घ है क्या? दूसरा और चौथा। इसी तरीके से च वर्ण में छ और झ है, वो भी दूसरा और चौथा। ट वर्ण में भी दूसरा और चौथा। त वर्ण में भी दूसरा और चौथा। प वर्ण में भी दूसरा और चौथा। तो इस तरीके से ये 10 हो गए। इसके साथ में ढ 11, एक मिला लिया तो, और स श स ह, ये 4। तो टोटल कितने हो गए? 15। इनकी संख्या याद रखिएगा। तो अल्प प्राण की संख्या कितनी? 20। ठीक है, और
और महाप्राण की संख्या 15। नेक्स्ट आते हैं, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या है। ये मूवी भी आई थी, हो सके पेपर स्टेटर के दिमाग में यह आ जाए कि ब्रह्मास्त्र का जो है संधि विच्छेद ही पूछे हैं। तो इसका संधि विच्छेद होगा ब्रह्म प्लस अस्त्र। क्या? ब्रह्म प्लस अस्त्र। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, ये प्रश्न है। तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या होती है 42। नेक्स्ट, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा के साथ, कि सर्वनाम के साथ, कि विशेषण के साथ, कि क्रिया के साथ? इसका उत्तर है क्रिया के साथ। नेक्स्ट, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? पहला है बे, बी है इन, सी है बेई और डी है बेइन। तो इसका सही उत्तर है बे। नेक्स्ट, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन से हैं? इसमें यह बताना है कि किसमें उपसर्ग लगा ही नहीं है। पहला ऑप्शन है सुयोग, बी है विदेश, सी है अत्यधिक और डी है सुरेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सुरेश। आते हैं नेक्स्ट, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसमें ऑप्शन है ची, बी है चीर, सी है यू और डी है आई। इसका सही उत्तर है चीर। पुरोहित में उपसर्ग बताना है। तो पुरोहित में उपसर्ग में जो ऑप्शन दिए गए हैं, पुरस पहला, बी पुरा, सी पुरा और डी है पुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है पूरा। समास का शाब्दिक अर्थ होता है। यहां पे समास का शाब्दिक अर्थ बताना है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ध्यान रखिएगा, संक्षेप। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, कौन सा समास कहते हैं? पहला ऑप्शन है बहुब्रीहि, दूसरा ऑप्शन है कर्मधारय, तीसरा है तत्पुरुष और डी ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्मधारय। नेक्स्ट, हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? पहला ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश और संघ की राजभाषा। तो 351 में बात यह की गई है कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो इसका उत्तर है सी। नेक्स्ट, जिस समास के दोनों पद अप्रधान, ध्यान दीजिए, दोनों पद अप्रधान होते हैं, वहां पे कौन सा समास होता है? तो इसका उत्तर है बहुव्रीहि। जितेंद्रीय में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है द्वंद्व, बी ऑप्शन है बहुव्रीहि, सी ऑप्शन है तत्पुरुष और डी ऑप्शन है कर्मधारय। इसका सही उत्तर है बहुव्रीहि। नेक्स्ट, देशांतर में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है बहुव्रीहि, दूसरा है द्विगु, तीसरा है तत्पुरुष और लास्ट है कर्मधारय। इसका उत्तर है कर्मधारय समास। निशाचर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, पहला है ऑप्शन, बी है कर्मधारय, सी है बहुव्रीहि और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बहुव्रीहि। नेक्स्ट, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है बहुव्रीहि, बी ऑप्शन है तत्पुरुष, सी है अव्ययी भाव और डी है द्विगु समास। तो चौराहा में डी, द्विगु समास। स्वर संधि में कितने भेद होते हैं? सी, 5। ये याद रखिएगा, स्वर संधि में 5 भेद होते हैं। व्यर्थ शब्द किन वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो पहला ऑप्शन है ई प्लस अ, बी ऑप्शन है ई प्लस उ, सी ऑप्शन है ई प्लस ए और डी ऑप्शन है बड़ी ई प्लस अ। इसका सही उत्तर है ई प्लस अ। उद्धरण का सही संधि विच्छेद है उत प्लस हरण। तो यहां पे उद्धरण में सही जो संधि विच्छेद है उत प्लस हरण। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग पीछे आते हैं। देशांतर की बात कर रहे थे हम लोग। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष और कर्मधारय।
इसका सही उत्तर है तत्पुरुष, ना कि कर्मधारय। तो इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, ठीक है। देशांतर में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन सी। आते हैं नेक्स्ट। वर्णमाला कहते हैं वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, कि शब्द के समूह को। इसका ऑप्शन है सी, वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? आपको बताना है कंठ ध्वनियां कौन सी है। य, र पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है च, ज, सी ऑप्शन है ट, ड़ और डी ऑप्शन है क, ख। इसका सही उत्तर है क, ख। छ ध्वनि, ध्यान दीजिएगा, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? पहला ऑप्शन है घोष वर्ण, बी ऑप्शन है संयुक्त वर्ण, सी ऑप्शन है तालव्य और डी ऑप्शन है मूल स्वर। इसका सही उत्तर है संयुक्त वर्ण। हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम, ध्यान दीजिएगा, हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ये प्रश्न जो है अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ है पहला ऑप्शन छ, बी ऑप्शन है त्र, सी ऑप्शन है ज्ञ और डी ऑप्शन है क। तो छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? याद रखिएगा क। सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन याद रखिएगा क के बाद छ आता है, ऑप्शन है डी। ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? ज, ध पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है ज प्लस य, सी ऑप्शन है ज प्लस य और डी ऑप्शन है आधा ज प्लस य। तो इसका सही उत्तर है डी। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अन्वेषण पहला ऑप्शन, इस तरह से अन्वेषण, अन्वेषण, तो इसमें याद रखिएगा अन्वेषण ऐसे लिखते हैं सी। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। जाह्नवी, 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 जाह्नवी। इसका सही उत्तर है बी, जाह्नवी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आधि प्लस पतन, अध प्लस पतन, आध पतन, आधो पतन। तो ये है अध पतन। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कुमुदनी, ये है कुमुदिनी, ये है कुमदुनी और कुमुदुनी। तो यहां पे सही उत्तर है ये बी। दिगंबर में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो दिगंबर में प्रयुक्त संधि है विसर्ग संधि, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद प्रति प्लस उपकार पहला ऑप्शन है, प्रति प्लस उपकार दूसरा है, प्रति प्लस अपकार और डी ऑप्शन है प्रत प्लस उपकार। तो इसका सही उत्तर है प्रति प्लस उपकार, बी। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद बताना है। परि प्लस आवरण पहला ऑप्शन है, परिध प्लस आवरण दूसरा है, परिधि प्लस आवरण तीसरा है और पर्या प्लस आवरण। तो इसका सही उत्तर है परि प्लस आवरण। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यु पहला ऑप्शन है, प्रति दूसरा ऑप्शन है, प्र तीसरा है और इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रति। क्या? प्रति। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। क्या बताना है? उपसर्ग बताना है। तो निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है नी। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या बतानी है। तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या होती है 42। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय जो है वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। सुपुरुष में कौन सा समास है? अव्ययी भाव पहला ऑप्शन है, कर्मधारय दूसरा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है द्वंद्व समास और डी ऑप्शन है सुपुरुष जो है उसमें कर्मधारय समास है। ठीक है। किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? यहां पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बी ऑप्शन है बहुब्रीहि समास और सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास और डी ऑप्शन है द्विगु समास। तो इसका सही उत्तर है सी, तत्पुरुष समास। ठीक है। तत्पुरुष समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट, द्विगु समास का उदाहरण बताना है। पहला है दिन रात, बी है त्रिभुवन, सी है अन्वय और डी है चतुरायन। इसका सही उत्तर है त्रिभुवन। परमेश्वर, परमेश्वर में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है द्विगु,
बी ऑप्शन है अव्ययी भाव और सी ऑप्शन है कर्मधारय और डी ऑप्शन है तत्पुरुष। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्मधारय समास। ठीक, अब ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे हिंदी भाषा से संबंधित। इन प्रश्नों को जो है आप मेमोराइज कीजिए, याद कीजिए। जहां त्रुटि हो तो उसको भी जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इसमें और क्या संशोधन किए जा सकते हैं। ठीक, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस सीरीज को जो है हम लोग जारी रखेंगे इसी तरीके से। जो अच्छे प्रश्न हैं उनको हम लाते रहेंगे। बस आप चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी या ये कहें समान हिंदी के प्रश्नोत्तरों के बारे में। तो यहाँ पे पहला प्रश्न ये है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, शब्द, व्यंजन, स्वर और वर्ण। इसका सही उत्तर है डी, वर्ण। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ओके, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? क, ख, य, र, च, ज या ऑप्शन डी ट, ड़। इसका सही उत्तर है ए, क, ख। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। स्थान के आधार पर इनमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? ग, घ, ज, झ, ड, ढ, प, फ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ड, ढ। नेक्स्ट, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? श, य, ग, ज। इस प्रश्न का सही उत्तर है य, बी। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में ध्यान दीजिए, प्रश्न यह है कि हिंदी वर्णमाला में आयुग व वर्ण कौन से हैं? ठीक है, अ, आ, ई, उ, अंग, अ। इसका सही उत्तर है डी, अंग, अ। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि श, स, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी और स्पर्श संघर्षी। इसका सही उत्तर है सी, संघर्षी व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क, ग, ज, फ ध्वनियां किसकी हैं? संस्कृत की, अरबी फारसी, अंग्रेजी की या डी ऑप्शन दक्षिण भाषाओं की। इसका सही उत्तर है बी, अरबी फारसी की। नेक्स्ट, हिंदी शब्दकोश, ध्यान से इस प्रश्न को देखिए। हिंदी शब्दकोश के 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? पहला ऑप्शन है क, बी है छ, सी है त्र और डी है ज्ञ। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवा, अंतस्थ और डी ऑप्शन है अकारात। इसका सही उत्तर है डी। तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें हम अकारात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये कि 6 वर्ण किसके योग से बना है? क प्लस स, क प्लस च, क प्लस छ और क प्लस श। इसका सही उत्तर है ए, क प्लस स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? आपको बताना है कि इसमें कौन स्वर नहीं है। अ, उ, ए और य। इसका सही उत्तर है डी, य। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तालव्य व्यंजन, आपको बताना है कि तालव्य व्यंजन में कौन से आते हैं। पहला ऑप्शन है च, छ, ज, झ, बी ऑप्शन है ट, ठ, ड, ढ और सी ऑप्शन है त, थ, द, ध और डी ऑप्शन है प, फ, ब, म। इसका सही उत्तर है ए, च, छ, ज, झ। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? ध्यान दीजिए, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है ये बताना है। तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ, ओष्ठ्य। इसका ऑप्शन है सी, अंतस्थ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि श, श, स, ह किस वर्ग के व्यंजन है? तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ या ओष्ठ्य। इसका सही उत्तर है ऊष्म व्यंजन। तो श, 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 ह ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
इनमें से किसे अर्ध स्वर कहते हैं? ठीक, तो य, र, उपरोक्त दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, य और रो जो है वो अर्ध स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा निरनुनासिक, ध्यान से देखिए, निरनुनासिक का उदाहरण नहीं है? आ, ई, उ, ए। इसका सही उत्तर है डी, ए। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? य, र, ल, व, श, 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 ह, छात्राज्ञा, प, फ, ब, भ। ठीक, छात्राज्ञा, सी। नेक्स्ट, ए, ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ध्यान से देखिए, ए, ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ओष्ठ्य, कंठ तालव्य, मूर्धन्य और नासिक्य। इसका सही उत्तर है डी, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य जो है ए, ऐ और वर्ण, ए, ऐ वर्ण जो है वो कंठ तालव्य कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न में से महाप्राण कौन से हैं? आपको बताना है कि निम्न में से महाप्राण कौन से हैं? ख, घ, क, च, य, र, त, द। आपको पता होना चाहिए कि हर एक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो महाप्राण में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से क वर्ग में दूसरे और चौथे नंबर पे क्या आएगा? ख और घ आएगा। तो इस वजह से महाप्राण क्या होगा? ख और घ। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न वर्ण में, ध्यान दीजिए, निम्न वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। अ की ध्वनि के लिए, नाक से उच्चारण के लिए, नाक और मुंह से उच्चारण के लिए, वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए। ठीक है, तो इसका उत्तर है डी, वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए। तो इस प्रकार यह वीडियो जो है वो समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग अति महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण वीडियो की हम बात करेंगे। ये वीडियो संबंधित है हिंदी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से। तो यहाँ पे हिंदी, सामान्य हिंदी के कुछ अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस क्रम में जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है संक्षेप, दूसरा है विस्तार, तीसरा ऑप्शन है विग्रह और डी ऑप्शन है विच्छेद। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। इनमें से कौन सा अव्ययी भाव पद है? यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन अव्ययी भाव पद है। यहाँ पहला ऑप्शन है गृहागत, बी है आचार कुशल, सी है प्रतिदिन और डी ऑप्शन है कुमारी। इस प्रश्न का सही जवाब है प्रतिदिन। प्रतिदिन जो है वो अव्ययी भाव पद है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा कर्मधारय समास है? ठीक है, चक्रपाणी, बी ऑप्शन है चतुर्युगम, सी ऑप्शन है श्वेतांबर और डी ऑप्शन है माता पिता। इस प्रश्न का सही उत्तर है श्वेतांबर। तो श्वेतांबर में कर्मधारय समास है। गजानन में कौन सा समास है? ध्यान दीजिए, गजानन, गजानन में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, बी है बहुव्रीहि समास, सी है तत्पुरुष समास और डी है कर्मधारय समास। तो ध्यान रखिएगा, गजानन में जो है वो बहुव्रीहि समास है। क्या? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट, देवासुर में कौन सा समास है? अब आपको बताना है कि देवासुर में कौन सा समास है। तो पहला ऑप्शन है बहुव्रीहि, बी ऑप्शन है कर्मधारय और सी है तत्पुरुष और डी है द्वंद्व समास। तो देवासुर में है द्वंद्व समास। वन गमन, वन गमन में कौन सा समास है? ध्यान दीजिए, वन गमन में समास पूछा जा रहा है। तो पहला है बहुव्रीहि, बी है द्विगु, सी है तत्पुरुष और डी है कर्मधारय। तो वन गमन में जो समास है वह है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, पंचतंत्र में आपको समास बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कर्मधारय, बी है बहुव्रीहि, सी है द्विगु समास और डी है द्वंद्व समास। तो पंचतंत्र में जो समास है वो है द्विगु समास। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में, तो देशभक्ति में पहला ऑप्शन है द्विगु, बी ऑप्शन है तत्पुरुष,
सी ऑप्शन है द्वंद्व और डी ऑप्शन है बहुब्रीहि। तो इसका सही उत्तर है बी तत्पुरुष समास। तो देशभक्ति में आपको तत्पुरुष समास देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? यहां पे आपको बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल बताना है। तो ए ऑप्शन है निशिदिन, बी ऑप्शन है त्रिभुवन, सी है नीलकंठ और डी है पुरुष सिंह। तो इसका सही उत्तर है सी नीलकंठ। नीलकंठ में आपको बहुब्रीहि समास देखने को मिलेगा। ओके, त्रिलोचन में कौन सा समास है? पहला है ए अव्ययी भाव, बी है कर्मधारय, सी है बहुब्रीहि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है सी बहुब्रीहि। देखिए यहां पे जो कुछ अति महत्वपूर्ण जो समास है और उन समास से जो संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका जो है हमने यहाँ पे संकलन किया है। तो प्लीज इन समास या इन समास के जो उदाहरण दिए गए हैं उनको जरूर आप अपने दिमाग में रखिए। ओके, नेक्स्ट, चौराहा में कौन सा समास है? आपको चौराहा का समास बताना है। पहला ऑप्शन है बहुब्रीहि, बी है तत्पुरुष, सी है अव्ययी भाव और डी है द्विगु। तो इसका सही उत्तर है डी द्विगु समास आपको चौराहा में मिलेगा। ठीक है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? ठीक है, तो द्विगु यहाँ पे ऑप्शन है, द्वंद्व ऑप्शन है, कर्मधारय ऑप्शन है और तत्पुरुष ऑप्शन है। ठीक है, तो विशेषण और विशेष से जो समास बनता है वो है कर्मधारय समास। ठीक है, तो ऑप्शन में है तो कर्मधारय ठीक बताना है आपको। नेक्स्ट, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा, फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये इसलिए रखा गया है कि ध्यान दीजिएगा कि जब केवल इस तरीके से बोला जाए कि विशेषण और विशेष और ये ना बताया जाए कि पहला पद प्रधान है कि दूसरा पद प्रधान है, तो केवल नॉर्मल इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कर्मधारय समास। ठीक है, किसमें सही समासिक पद है? तो यहाँ ऑप्शन है पुरुष धन्वी, बी दिवारात्रि, सी त्रिलोकी और डी है मंत्री परिषद। तो इसका सही उत्तर है बी दिवारात्रि। तो सही समासिक पद दिवारात्रि था। निम्न में से संधि की दृष्टि से अशुद्ध पद बताना है। ठीक है, अशुद्ध पद बताना है। तो यहां पे है मन प्रसाद, बी है दूसरा है अधःपतन, तीसरा है मनोकामना और चौथा है निरोग। तो इसका सही उत्तर है तीसरा मनोकामना। तो संधि की दृष्टि से मनोकामना जो है वो गलत है। तो सही उत्तर क्या है यहाँ पे? मनोकामना। वाक प्लस मय का शुद्ध संधि युक्त पद कौन सा है? पहला ऑप्शन है वाग्मय, दूसरा है वांग्मय, तीसरा है वर्णमय और चौथा है वाण्मय। ठीक है, तो इसका जो है इसको इस तरीके से हम जो है इसको लिखेंगे। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन सही है चौथा। नेक्स्ट, तन्वंगी पद में संधि बताना है। ठीक है, पहला है यण संधि, दूसरा अयादि संधि, तीसरा है दीर्घ संधि और चौथा है वृद्धि संधि। तो इसका सही उत्तर है यण संधि। गवेषणा, गवेषणा पद का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है। तो गौ प्लस एषणा, गो प्लस एषणा, गौ प्लस एषणा, अगौ एषणा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दूसरा गो प्लस एषणा, वो हो जाएगा गवेषणा। नेक्स्ट, देव्यर्पण, देव्यर्पण पद में संधि क्या है? यण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर है यण संधि। अब नेक्स्ट है खगेश का संधि विच्छेद क्या होगा? खग प्लस एस पहला ऑप्शन, खग प्लस ईस दूसरा ऑप्शन, खग प्लस ईस तीसरा ऑप्शन और खगा प्लस एस चौथा ऑप्शन। इसका सही उत्तर है खग प्लस ईस। तो इसका सही जो है संधि विच्छेद होगा खगेश का खग प्लस ईस। नेक्स्ट, हिंदी की आदि जननी क्या है? ठीक है, प्राकृत है कि पाली है कि अपभ्रंश है कि संस्कृत है? तो हिंदी की आदि जननी आदि जननी जो है आपको संस्कृत है। ठीक है, ओके। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 14 सितंबर, बी ऑप्शन है 28 सितंबर, सी है 10 अक्टूबर और डी है 11 जून। इसका सही उत्तर है 14 सितंबर। नेक्स्ट, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? पहला ऑप्शन है राष्ट्रभाषा, बी है विभाषा, सी है तकनीकी भाषा और डी है राजभाषा। तो ध्यान रखिए, भारतवर्ष में जो हिंदी है वो राजभाषा है। ठीक है,
हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पहला ऑप्शन है ब्राह्मी, बी ऑप्शन है देवनागरी, सी है सौराष्ट्री और डी है गुरुमुखी। इसका सही उत्तर है देवनागरी लिपि। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम बताना है। क्या? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है प्राकृत, उसके बाद प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, बी ऑप्शन है अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, सी है हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत और डी ऑप्शन है पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी। तो इसका सही उत्तर है डी, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी। ये सही क्रम है, इसको जरूर याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह, ध्यान दीजिए, हिंदी वर्णमाला में आपको आयोगवाह वर्ण कौन से हैं ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है ई और बड़ी ई, दूसरा ऑप्शन है उ, सी है अंग अ और डी है अ आ। तो इसका सही उत्तर है अंग अ। वर्णमाला कहते हैं, तो आपको बताना है कि वर्णमाला किसको कहते हैं। पहला ऑप्शन है वर्णों के संकलन को, बी ऑप्शन है शब्द गणना को, सी ऑप्शन है वर्णों के व्यवस्थित समूह को और डी ऑप्शन है शब्द के समूह को। तो वर्णमाला है सी ऑप्शन, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ठीक है। तो पहला ऑप्शन है क, ग, बी है थ, ध, सी है फ, भ और डी है अ, आ। तो देखिए अल्प प्राण जो होते हैं वो होते हैं क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, इन सबके जो है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। ठीक है। तो इस प्रकार उत्तर क्या होगा? ए, क और ग। कौन सा अमानक वर्ण है? ठीक है। पहला ऑप्शन है घ, बी है म, सी है ध और डी है ख। तो अमानक वर्ण है म। ठीक है, बी ऑप्शन। स्वागत में प्रयुक्त संधि बताना है, मतलब कि स्वागत में कौन सी संधि प्रयोग हुई है। पहला ऑप्शन है दीर्घ संधि, बी ऑप्शन है व्यंजन संधि, सी है यण संधि और डी है वृद्धि संधि। तो इसका सही उत्तर है यण संधि। नेक्स्ट, निम्न शब्दों में से किस में स्वर संधि है? ठीक है, स्वर संधि बताना है। पहला है रजनीश, बी है तपोगुण, सी है सदाचार और डी है अतएव। तो इसका सही उत्तर है रजनीश, रजनीश में स्वर संधि है। अभिषेक का सही संधि विच्छेद बताना है। पहला ऑप्शन है अभि प्लस सेक, बी है अभि प्लस सेक, सी है अभि प्लस सेक और डी है अभि प्लस शेक। तो इसका सही उत्तर है ए, अभि प्लस सेक, वो हो जाएगा अभिषेक। ओके। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है आयादि, बी है यण, सी है दीर्घ, डी है गुण संधि। तो यद्यपि में प्रयुक्त जो संधि है वो है यण संधि। ठीक है। पवित्र का सही संधि विच्छेद बताना है। पौ प्लस इत्र, पौ प्लस इत्र, पो प्लस इत्र और डी ऑप्शन है पौ प्लस इत्र। इसका सही उत्तर है पो प्लस इत्र, पवित्र। काव्योवर्मी, ये अक्सर इसका जो है वो संधि विच्छेद पूछा जाता है। ठीक है, काव्योवर्मी। तो काव्योवर्मी में सही संधि विच्छेद क्या है? काव्य प्लस उर्मी, का प्लस व्योर्मी, कवि प्लस उर्मी और काव्य प्लस उर्मी। इसका सही उत्तर है काव्य प्लस उर्मी। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। तो निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? नी, नी, नीरी या नीर। तो निर्वाह में जो प्रयुक्त उपसर्ग है नीर। ठीक है, डी। नेक्स्ट, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। तो पहला ऑप्शन है धुंध, बी है ला, सी है धुंध और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ला। धुंधला में जो प्रयुक्त प्रत्यय है वो ला है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? पहला है प्रभाव, बी है पराजय, सी है ओढ़ना और डी है अपवाद। तो ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? ठीक है। तो पहला है अनु, बी है अ, सी है कु और डी है नी। तो इसका सही उत्तर है बी, अ। ओके, एक और ये प्रश्न है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान, ध्यान दीजिएगा, दोनों पद अप्रधान होते हैं
वहां पर कौन सा समास होता है? पहला ऑप्शन है तत्पुरुष, बी है बहुब्रीहि, सी है द्वंद्व और डी है द्विगु। तो इसका सही उत्तर है बहुब्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में कौन यौगिक शब्द है? यौगिक शब्द बता रहे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है पुस्तक, बी है विद्यालय, सी है योगी और डी है लेखक। इसका सही उत्तर है बी विद्यालय। विद्यालय एक यौगिक शब्द है, विद्या प्लस आलय। प्रयोग की नजर में सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ध्यान से देखिए, प्रयोग की नजर में सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है समानार्थक, बी है विपरीतार्थक, सी है प्रयोगात्मक और डी है अनेकार्थक। तो ये है समानार्थक। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तद्भव शब्द है कि संकर शब्द है कि तत्सम शब्द है कि देशज शब्द है? तो विभावरी जो है एक तत्सम शब्द है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? घुड़सवार, नाक, पीला, लंबोदर। इसका सही उत्तर है लंबोदर। लंबोदर एक योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करना है। पहला ऑप्शन है मुंह, बी है प्रलाप, सी है मर्म और डी है बैंक। इसका सही उत्तर है मुंह। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? ध्यान से देखिए, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है यौगिक, बी है मिश्रित, सी है रूढ़ और डी है योग रूढ़। इसका सही उत्तर है यौगिक। नेक्स्ट, कौन सा शब्द देशज नहीं है? पुष्कर, डिबरी, ढोर, पगड़ी। तो पुष्कर जो है वो देशज शब्द नहीं है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है तद्भव, बी है संकर, सी है तत्सम और डी है देशज। तो इसका सही उत्तर है डी। ठीक है, देशज। नेक्स्ट, चाय। चाय किस भाषा का शब्द है? आपसे यहां पूछा जा रहा है कि चाय किस भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन है जापानी, बी है फ्रेंच, सी है चीनी और डी है अंग्रेजी। इसका सही उत्तर है चीनी। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, बी है डच, सी है चीनी और डी है फ्रेंच। इसका सही उत्तर है स्टेशन जो है वो अंग्रेजी का शब्द है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसमें हमने समास और संधि के कुछ विशेष शब्दों का या उनके उदाहरणों का हमने संकलन किया था। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार व्यक्त करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।